देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की रात को एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है और आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। एक चलती बस में 6 हैवानों ने एक मासूम सी लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। आज हम बात कर रहे हैं निर्भया केस की। पॉसिबल है कि आपने भी इस केस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा, लेकिन हम आपको इस केस की कुछ ऐसी डिटेल्स बताएंगे जिनके बारे में आपने अब तक नहीं सुना होगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि निर्भया का जिंदा छोड़ा हुआ एक दरिंदा आज किस हालत में है और उस दरिंदे को 10,000 रुपये और सिलाई मशीन देने की भी पूरी कहानी बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इस कहानी की निर्भया का जन्म 10 मई 1990 को दिल्ली में हुआ था। वो अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और परिवार की इकलौती बेटी भी थी। निर्भया के माँ बाप ने बिना कोई भेदभाव किए निर्भया को भी अच्छी शिक्षा दी थी और निर्भया को भी बराबरी का मौका दिया था। तो कहानी शुरू होती है 16 दिसंबर 2012 से। 23 साल की निर्भया, जो कि फिजियोथेरेपी की एक स्टूडेंट थी, जो 16 दिसंबर को अपने दोस्त अवनेंद्र प्रताप, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसके साथ मूवी देखने का प्लान बनाती है। क्योंकि उस दिन संडे था तो दोनों की छुट्टी भी थी। वो लड़की दिल्ली के द्वारका इलाके में रहती थी। 16 दिसंबर की दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के आसपास निर्भया अपने घर से ये बोलकर निकलती है कि 2-3 घंटे में वापस आ जाएगी। उसके बाद वो अपने दोस्त अवनेंद्र से मिलती है। फिर दोनों द्वारका से एक ऑटो पकड़कर दिल्ली के साकेत में एक बहुत ही फेमस मॉल है सिलेक्ट सिटी वॉक, वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों लाइफ ऑफ पाई मूवी देखेंगे। उसके बाद दोनों मूवी के इवनिंग शो की टिकट खरीदते हैं। इस मूवी का जो टाइम था वो 6:40 से रात 8:30 तक का था। थोड़ी देर बाद जब मूवी स्टार्ट होने का टाइम हो जाता है तो दोनों थिएटर के अंदर जाते हैं और मूवी देखने लगते हैं। जब ये दोनों मूवी थिएटर के अंदर बैठकर मूवी एंजॉय कर रहे थे तो तकरीबन वहाँ से 7 किलोमीटर दूर एक घर के अंदर बैठकर 6 लोग शराब पी रहे थे। उन 6 लोगों में से जो 4 लोग थे वो बस को चलाने का काम करते थे। उन 4 लोगों में से एक बस का ड्राइवर था, एक कंडक्टर और बाकी 2 हेल्पर थे। दारू पीने के बाद वो सभी 6 लोग ये डिसाइड करते हैं कि चलो आज बस में बैठकर थोड़ा घूमा जाए। हालांकि दारू पीने के बाद गाड़ी चलाना भी एक जुर्म है, मगर फिर भी मौज मस्ती करने के लिए ये सभी 6 लोग बस में बैठकर निकल जाते हैं और उस बस को दिल्ली की सड़कों पर इधर उधर दौड़ाने लगते हैं। तकरीबन 8:30 बजे के आसपास ये सभी 6 लोग अपनी बस को लेकर मुनिरका के सब्जी मार्केट पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद इनमें से एक आदमी बस की खिड़की से खानपुर की आवाज़ लगाने लगता है। रामाधार नाम का एक आदमी, जो कि मुनिरका में ही लकड़ी की दुकान में बढ़ई का काम करता था, वह उस बस में चढ़ जाता है क्योंकि उसे भी खानपुर की तरफ ही जाना था। जब वो बढ़ई बस में बैठा और जब वो बस आगे निकली तो कुछ मिनटों बाद ही बस में बैठे लोग उससे कहते कि यह बस खानपुर नहीं बल्कि नेहरू प्लेस जाएगी। उनकी बात सुनने के बाद रामाधार उस बस से उतरने लगा, मगर इससे पहले कि वह बस से उतरता उन लोगों ने उसे वापस खींच लिया और उससे छीना झपटी करने लगे। जब उस बढ़ई ने इसका विरोध किया तो वो सभी 5 लोग मिलकर उसकी पिटाई करने लगे और 6ठा आदमी बस चलाता रहा। उसके बाद उन्होंने रामाधार से उसका मोबाइल और 1500 रुपये जो उसके पास थे वहीं छीन लिए और उसे वहीं IIT फ्लाईओवर के पास बस से धक्के मार के बाहर निकाल दिया और फिर वहां से बस को भगाकर ले गए। इधर जब ये 6 लोग रामाधार को लूट रहे थे तभी उधर तकरीबन 8:30 बजे वो लड़की और उसका दोस्त मूवी देखकर थिएटर से बाहर आते हैं। उसके बाद ये दोनों घर जाने के लिए एक ऑटो की तलाश करते हैं, मगर कोई भी ऑटो वाला द्वारका जाने के लिए तैयार नहीं होता। जो तैयार होता है वह पैसे बहुत ज़्यादा बताता है
और जब वह लोग ऑटो वाले से मीटर से चलने की बात करते हैं तो वो लोग मना कर देते हैं। इसके बाद जैसे तैसे मोल तोल करने के बाद एक ऑटो वाला उन दोनों को मुनिरका बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये दोनों ऑटो में बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि बस स्टॉप पर पहुंचकर वहां से 764 नंबर की बस पकड़कर द्वारका चले जाएंगे। इसके बाद वह दोनों ऑटो में बैठकर तकरीबन 8:30 बजे के आसपास पर सिलेक्ट सिटी वॉक से निकलते हैं और लगभग 10-12 मिनट में ही ऑटो वाला उन दोनों को मुनिरका बस स्टैंड पर छोड़ देता है। अब यह दोनों वहां खड़े होकर अपनी बस के आने का इंतजार करने लगे। यह दोनों अपनी बस का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी वहां लगभग 9 बजे के आसपास एक सफेद रंग की चार्टर्ड बस आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी द्वारका और पालम चिल्ला रहा था। तो क्योंकि रात के लगभग 9 बज गए थे और फिर देर भी हो रही थी, इसलिए यह दोनों इस बस में सवार हो जाते हैं और बस की आगे वाली सीट छोड़कर दूसरी सीट पर बैठ जाते हैं और फिर यह बस वहां से चल देती है। यह सफ़ेद रंग की बस जिसमें वह लड़की और उसका दोस्त चढ़े, यह वही बस थी जिसमें कि 6 लोग शराब पीने के बाद मौज मस्ती करने के लिए लेकर निकले थे और थोड़ी देर पहले ही इस बस में उन्होंने एक आदमी से लूटपाट भी की थी। उस बस में जो 6 लोग पहले से सवार थे उनमें से एक का नाम था राम सिंह, जो कि उस बस का ड्राइवर था। दूसरा राम सिंह का भाई मुकेश सिंह, जो कि उस बस में हेल्पर का काम करता था। तीसरा था अक्षय कुमार उर्फ ठाकुर, जो कि इस बस का क्लीनर था। चौथा पवन गुप्ता और पांचवा विनय शर्मा। यह दोनों बस में तो काम नहीं करते थे, पर ड्राइवर राम सिंह के अच्छे दोस्त थे और यह पांचों एक ही इलाके में रहते थे। जो छठा आदमी उस बस में था उसका नाम था राजू। राजू उन लोगों के साथ नहीं रहता था और यह उसी दिन यानी 16 दिसंबर 2012 की दोपहर में इन पांचों से मिला था। खैर, जब यह बस मुनिरका बस स्टैंड से निकली तो इसके बाद यह जो लड़की और लड़का थे इन्होंने टिकट मांगी, तो उन लोगों ने टिकट तो नहीं दी पर दोनों से किराए के नाम पर 10-10 रुपए ले लिए। इसके तकरीबन 5 मिनट बाद जब यह बस मलाई मंदिर के पास फ्लाईओवर पर चढ़ी तो उन्होंने बस का दरवाज़ा बंद कर दिया और बस की लाइट भी बुझा दी। उसके बाद इनमें से 3 लोग इन दोनों के पास आए और इन्हें देखकर भद्दे और घटिया कमेंट पास करने लगे और फिर गाली देना भी शुरू कर दिया। यह सुनकर उस लड़की के दोस्त को गुस्सा आता है और वह इनका विरोध करने लगता है, तो वह तीनों मिलकर उस लड़के को पीटने लगते हैं। यह देखकर लड़के अपना फ़ोन निकालती है और पुलिस को 100 नंबर पर कॉल करने की कोशिश करती है, मगर वह लोग उसका मोबाइल भी छीन लेते हैं। इसके बाद बाकी के 2 लोग भी अपने साथ एक लोहे की रॉड लेकर आते हैं और उस रॉड से उस लड़के को बुरी तरह से मारने लगते हैं। जब वह लड़की अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करती है तो वह लोग उस लड़की को भी मारने लगते हैं। इसके बाद यह लोग उन दोनों के पर्स, मोबाइल, डेबिट कार्ड, घड़ी और बाकी सामान भी छीन लेते हैं। यहाँ तक ये लोग इन दोनों के कपड़े भी उतरवा देते हैं। जब वो लड़का उनकी पिटाई से लगभग बेहोश हो जाता है तब वो लोग उस लड़की को बस की पिछली सीट पर ले जाते हैं और फिर बारी बारी से वो सभी लोग उस लड़की का बलात्कार करते हैं। इस दौरान वो बस लगातार दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती रहती है। बीच बीच में बस के ड्राइवर भी बदलते रहते हैं और उस चलती बस में यह 6 लोग उस बेचारी लड़की का गैंगरेप करते रहते हैं। यहाँ तक कि जब उस लड़की ने अपने आप को बचाने और उनका विरोध करने की कोशिश की तो दरिंदगी का यह आलम था कि उनमें से एक ने उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड तक घुसा दी। तकरीबन 1 घंटे तक उन 6 लोगों ने उस लड़की को नोचा, खसोटा और जानवरों से भी बदतर सलूक किया। उन हैवानों ने उस लड़की के जिस्म का एक भी ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा जो सही सलामत हो और जिस पर कोई जख्म का निशान ना हो। वह लड़की चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ, मगर उस चलती बस से ट्रैफिक की आवाज़ में उस लड़की का यह शोर किसी के कानों तक नहीं पहुंचा।
इसके बाद जब इन दरिंदों का मन भर गया, तब वह उस लड़की को पीछे लेकर गए और दोनों को बस के पिछले दरवाजे से बाहर फेंकने की कोशिश की, मगर पीछे का दरवाज़ा खुला नहीं क्योंकि वह जाम था। उसके बाद वह लोग उन दोनों को आगे खींचकर लाए और महिपालपुर फ्लाईओवर के पास एक सुनसान जगह पर, जहां झाड़ियां भी थी, वहां चलती बस से इन दोनों को बस के अगले दरवाजे से बाहर फेंक दिया और फिर उन दोनों के ऊपर बस चढ़ाने की भी कोशिश की। मगर जो लड़का था वो थोड़े होश में था, तो उसने लड़की का हाथ पकड़ कर किसी भी तरह सड़क के किनारे खींच लिया और बस का पहिया उनके ऊपर चढ़ने से बाल बाल बच गया और फिर वह लोग तेजी से बस को भगाकर वहां से ले गए। अब ये दोनों 16 दिसंबर की रात दिल्ली की उस कड़ाके की ठंड में सड़क किनारे लहूलुहान पड़े थे। जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था और ना ही शरीर में जान बची थी। फिर भी उस लड़की का दोस्त किसी तरह हाथ से इशारा कर लोगों से मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उस जगह से कई गाड़ियां गुजरी। लड़की की आवाज़ सुन कई लोग वहां रुके भी, मगर किसी ने कोई मदद नहीं की। फिर भी वो लड़का हाथ हिलाकर और आवाज़ लगाकर लोगों से मदद मांगता रहा। उसी दौरान नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर काम करने वाले राजकुमार नाम एक शख्स, जो कि अपनी मोटरसाइकिल से NH8 पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, वो उसी जगह से गुजर रहे थे। तकरीबन रात 10:10 पर उन्होंने बचाव बचाव की आवाज़ सुनी और यह आवाज़ सुनकर उन्होंने अपनी बाइक रोकी और जब उन्होंने देखा तो उन्हें सड़क किनारे झाड़ियों में वह लड़का और लड़की दिखे। इसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो लड़की तो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, इसलिए लड़के ने उन्हें सब बात बताई। इसके बाद राजकुमार सड़क के दूसरी तरफ जो होटल था वहां गए और वहां से एक चादर लेके आए और फिर उस चादर के 2 टुकड़े किए और उन दोनों को तन ढकने के लिए कपड़ा दे दिया। इसके बाद उन्होंने 100 नंबर पर कॉल कर कर पुलिस को बुलाया। तकरीबन 10:30 तक पुलिस आ चुकी थी। अब यहाँ आप खेल देखिए। 10:30 तक वहाँ 2 PCR वैन पहुँच गईं, अलग अलग थाने की। वो दोनों इस बात पर लड़ रहे थे कि इलाका किसका है, किसके जुरिस्डिक्शन में आता है, बल्कि उनकी प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए थी कि जल्द से जल्द इन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। खैर, इसके बाद जब यह जुरिस्डिक्शन की बहस खत्म हुई तो दिल्ली पुलिस को एक वैन में इन दोनों को बिठाया और रात तकरीबन 11 बजे के आसपास दोनों को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब डॉक्टरों ने पहली बार उस लड़की की हालत देखी तो उनके हाथ पैर फूले रह गए, क्योंकि उन्होंने भी आज तक के अपने करियर में ऐसा केस कभी नहीं देखा था। उस लड़की की आंतों की हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था कि इसे कहाँ से जोड़ें और कैसे जोड़ें। खैर, इसके बाद लड़की के माँ बाप को इसकी खबर दी गई और फिर फौरन उस लड़की को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। उसके बाद जब यह खबर पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंची तो साउथ डिस्ट्रिक्ट की DCP छाया शर्मा खुद हॉस्पिटल का जायजा करने के लिए आई और फिर जब डॉक्टर ने उन्हें लड़की की हालत के बारे में बताया तो DCP छाया शर्मा भी सन्न रह गईं। जो दरिंदगी उस लड़की के साथ हुई उसे सुनने के बाद DCP छाया शर्मा को लग गया कि यह मामला बहुत सेंसिटिव है और अगर इसमें थोड़ी सी भी देर हुई तो मामला हाथ से निकल सकता है, क्योंकि किसी भी घटना के शुरुआती 24 घंटे बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। DCP छाया शर्मा के तुरंत कार्रवाई शुरू की और 16-17 दिसंबर को उसी रात अपने सबसे काबिल पुलिस वालों को हॉस्पिटल बुलाया और फिर उन लोगों की 3-4 टीम बना दी। फिर उसी रात लड़की के दोस्त अविनेंद्र की भी स्टेटमेंट दर्ज की गई और सुबह लगभग 5:30 बजे इसके खिलाफ वसंत विहार पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज कर ली गई। अपनी स्टेटमेंट में लड़के के दोस्त अविनेंद्र ने सारी घटना के बारे में बताया। यह सुनने के बाद अब पुलिस का यह था कि सबसे पहले उस बस को ढूंढा जाए जिसमें यह घटना हुई है, क्योंकि उस बस के मिलने के बाद ही आगे की कोई सुराग मिल सकता है।
इसके बाद पुलिस ने अवनेंद्र से बस की डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह सफ़ेद रंग की बस थी और उस बस के दोनों साइड पीले और हरे रंग की पट्टी थी। उस बस का पिछला दरवाज़ा जाम था, बस के आगे वाले पहिए का कवर गायब था और उस बस के ऊपर यादव लिखा हुआ था। अब दिल्ली पुलिस को बस के बारे में तो जानकारी मिल गई, मगर पूरी दिल्ली में एक ऐसी बस को ढूंढना जो सफ़ेद रंग की हो और जिसके दोनों तरफ पीले और हरे रंग की पट्टी हो, वो बहुत मुश्किल काम था। न जाने पूरी दिल्ली में ऐसे कितनी सफ़ेद बस होंगी जिसके साइड में पीले और हरे रंग की पट्टी होगी, और ना मालूम कितनी बसों के ऊपर यादव लिखा होगा। और उन बसों में न जाने ऐसी बस को ढूंढना जिसमें यह क्राइम हुआ हो, वह एक तरह से भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। मगर इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि उस बस के जरिए ही आगे की कोई कार्रवाई हो सकती थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम 17 दिसंबर को सुबह सबसे पहले तो मुनिरका बस स्टॉप पहुंची, जहां से लड़का और उसका दोस्त उस बस में चढ़े थे, मगर मुनिरका बस स्टैंड से कोई भी सबूत नहीं मिला। फिर पुलिस महिपालपुर के स्पॉट पर पहुंचती है, जहां दोनों को बस से बाहर फेंका गया था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि जहां फेंका गया था उसके दूसरी साइड काफ़ी सारे होटल्स हैं और होटल्स में सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं। तो पुलिस अब एक एक करके उन होटलों के सीसीटीवी कैमरा को खंगालना शुरू करती है, मगर उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती। लास्ट में पुलिस वहीं के एक होटल जिसका नाम दिल्ली 37 था उस पर पहुंचती है और उसकी भी सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू करती है। उस फुटेज में भी पुलिस को काफ़ी सारी सफ़ेद बसेस दिखती हैं, पर पुलिस का सर जब घूमता है जब एक सफ़ेद बस जिसमें यादव लिखा था वो कल रात यहीं 16 दिसंबर 2012 को एक ही जगह से 20 मिनट में 2 बार गुजरती है। उस सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि पहले तो वो बस रात 9:33 पर वहां से गुजरी और फिर सेम बस रात 9:53 पर भी ठीक उसी जगह से गुजरी। इस चीज ने पुलिस को उस बस के ऊपर शक करने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पहुंचती है और इस बस की डिटेल्स निकलवाई और फिर उसके जरिए उस बस के मालिक तक पहुंच गई। वहां पहुंचने पर पुलिस को बस का नंबर भी मिल गया और ये भी पता चल गया कि ये बस स्कूल के बच्चों को लाने और ले जाने का काम करती है। अब पुलिस को बस के बारे में सारी जानकारी तो मिल गई, पर वो बस अब भी गायब थी, क्योंकि उस बस के मालिक को भी नहीं पता था कि फिलहाल उसकी बस कहाँ खड़ी है। इसी बीच पुलिस को अपने मुखबिरों के जरिए जानकारी मिलती है कि इस वक्त वो बस सेक्टर 3 में आरके पुरम में रविदास कैंप के एरिया में खड़ी है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत रविदास कैंप पहुंचती है और वहां पर गुरुद्वारे के पास पुलिस को ये सफ़ेद रंग की बस मिल जाती है। पुलिस जैसे ही उस बस के करीब पहुंचती है तो उन्होंने देखा कि उस बस के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, और जैसे ही आदमी ने पुलिस को देखा वो उतरा और भागने लगा। पुलिस ने भी उसका पीछा किया और थोड़ी देर बाद ही उसे दबोच लिया। उसके बाद जब पुलिस ने उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो पता चला कि उसका नाम राम सिंह है। दिल्ली पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि घटना के अगले दिन ही उन 6 लोगों में से एक आरोपी पुलिस के हत्थे लग चुका था। राम सिंह की पहचान सामने आने के बाद 17 दिसंबर 2012 की शाम 4:15 पर पुलिस ने राम सिंह को ऑफिशियली गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। और जो बस उन्हें रविदास कैंप में मिली थी उसे भी शाम को त्यागराज स्टेडियम ले जाया गया। उसके बाद सीएसएफएल की एक टीम ने उस बस के अंदर से फिंगरप्रिंट्स, सीट के ऊपर लगे हुए ब्लड सैंपल्स, वो लोहे की रॉड और हेयर सैंपल्स कलेक्ट किए और उन सभी को जांच के लिए आगे भेज दिया गया। 17 दिसंबर 2012 की शाम जब पुलिस बस ड्राइवर राम सिंह को पकड़कर थाने लेकर आई, उसके बाद उससे पूछताछ शुरू हुई तो पहले तो राम सिंह ने ना नुकुर किया, मगर पुलिस ने उसकी खातिरदारी अच्छे से शुरू की तो उसने सब बक दिया। उसके बाद पुलिस की एक टीम राजस्थान रवाना हुई, एक टीम बिहार गई
और एक टीम अगले दिन यानी 18 दिसंबर 2012 को राम सिंह को अपने साथ लेकर दोबारा आरके पुरम के रविदास कैंप पहुंची और फिर उसकी निशानदेही पर दोपहर लगभग 1:15 पर दूसरे आरोपी पवन गुप्ता को रविदास कैंप से गिरफ्तार किया और फिर ठीक उसके 15 मिनट बाद पुलिस ने दोपहर लगभग 1:30 पर तीसरे आरोपी विनय शर्मा को भी पकड़ लिया। फिर उसी दिन पुलिस की एक टीम जो राजस्थान गई हुई थी वो शाम होते होते चौथे आरोपी राम सिंह के भाई मुकेश सिंह को भी राजस्थान के करोला गांव से पकड़कर दिल्ली ले आई और शाम करीब 6:30 बजे मुकेश सिंह को भी ऑफिशियली गिरफ्तार कर दिया गया। तो दिल्ली पुलिस की इस घटना के 48 घंटे के अंदर 6 आरोपी में से 4 आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी थी। इसके लिए हमें दिल्ली पुलिस की तारीफ भी करनी चाहिए और इससे यह भी पता चलता है कि अगर पुलिस ईमानदारी से अपना काम करे तो किसी भी आरोपी का बचना नामुमकिन है। खैर, अब दिल्ली पुलिस आरोपियों को पकड़ने में लगी थी तो उधर लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब ये बात मीडिया में आई और जब लोगों ने उस लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई उसका पता चला तो पूरी दिल्ली समेत पूरा भारत सन्न रह गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई कैसे इतनी दरिंदगी कर सकता है, मगर अफसोस कि यह सच था। ये सब सुनने के बाद लोगों से रहा नहीं गया और उनमें गुस्सा फूटा और लोगों का एक हुजूम सड़कों पर निकल पड़ा और उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन करने लगा। धीरे धीरे जब ये बात सामने आई और जब यह पता चला कि होश में आने के बाद उस लड़की ने अपने बयान में ये कहा है कि मैं जीना चाहती हूँ और जिसने मेरे साथ ये किया उसे छोड़ना मत, उसे जिंदा जला देना, तो उसके इस जज्बे को देखते हुए मीडिया ने उसे एक नाम दिया। वह नाम था निर्भया। अब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए इंडिया गेट समेत पूरी दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे थे। निर्भया की सलामती के लिए मोमबत्तियां जलाई जा रही थी और सभी लोग यह प्रदर्शन कर रहे थे कि निर्भया जल्द से जल्द ठीक हो। इन प्रदर्शनों की वजह से पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ गया और बहुत जरूरी हो गया कि बाकी 2 आरोपियों को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, मगर यह दोनों आरोपी फरार थे। इनमें से एक आरोपी था अक्षय कुमार उर्फ ठाकुर, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम बिहार पहुंच चुकी थी, और दूसरा राजू। जो टीम अक्षय को पकड़ने के लिए बिहार गई हुई थी उन्हें अक्षय का सुराग तो मिल चुका था, मगर अक्षय अभी तक उनकी गिरफ्त में नहीं आया था। दिल्ली पुलिस ने वहां के लोकल पुलिस के साथ मिलकर अक्षय को पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछा दिया था। बस इंतजार था अक्षय का उस जाल में फंसने का। मगर ये जो राजू था उसकी ना तो कोई फोटो थी, ना कोई पता, ना कोई फोन नंबर और ना ही वो कोई परमानेंट काम करता था। इसे जो भी काम मिल जाए, जहां भी काम मिल जाए वो कर लेता था, चाहे वो पान वाला हो, ढाबे वाला हो या फिर किसी बस में कोई काम करना हो। और राजू उस दिन यानी 16 दिसंबर 2012 की दोपहर को इन बाकी के 5 लोगों से मिला था। सिर्फ बस का ड्राइवर राम सिंह ही राजू को पहले से जानता था, क्योंकि राजू पहले भी राम सिंह के साथ काम कर चुका था। बाद में ये भी पता चला कि निर्भया के साथ जिसने सबसे ज्यादा हैवानियत की वो ये राजू ही था और इसे पकड़ना बहुत ही जरूरी था। इसलिए पुलिस राम सिंह के पास पहुंची, क्योंकि सिर्फ वही था जो राजू के बारे में कुछ जानकारी दे सकता था। मगर राम सिंह के पास भी राजू की कोई जानकारी नहीं थी। राम सिंह ने बताया कि राजू उसके पास पहले काम करता था, तो उस वक्त उसके कुछ रुपए राम सिंह के पास बाकी रह गए थे और उन्हीं पैसों को लेने के लिए वह उस दिन यानी 16 दिसंबर 2012 की दोपहर को राम सिंह से मिला था। फिर पुलिस ने राम सिंह से पूछा कि राजू ने उसे कैसे कांटेक्ट किया, तो उसने बताया कि राजू ने तकरीबन 4 महीने पहले उसे कॉल किया था। यह सुनते ही पुलिस ने राम सिंह का मोबाइल लिया और उसकी कॉल हिस्ट्री निकलवाई और आखिरकार वह नंबर ढूंढ निकाला जिस नंबर से राजू ने राम सिंह को कॉल किया था, और वह नंबर दिल्ली के करकरदुमा के एक पीसीओ का था। उसके बाद दिल्ली पुलिस करकरदुमा के उस पीसीओ तक पहुंची जहां से राजू ने राम सिंह को लास्ट कॉल की थी, और फिर वहां से लिंक जोड़ते जोड़ते लास्ट में एक बस वाले के पास पहुंची। उस बस वाले ने बताया कि राजू जो है वो छोटे छोटे बस रूट पर काम करता है,
जो कि आनंद विहार बस अड्डे से चलती है। उसके बाद पुलिस की एक टीम आनंद विहार बस अड्डे पहुंचती है और जब वहां जाकर राजू के बारे में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि यहाँ ऐसे 20-25 राजू काम करते हैं। और अब पुलिस फिर से परेशान हो जाती है क्योंकि उनके पास राजू की कोई फोटो नहीं थी। तो उन्हें राजू के 20-25 लोगों में से उस राजू को ढूंढना जिनकी उन्हें तलाश थी वह बहुत मुश्किल काम था। इसलिए लास्ट में पुलिस यह करती है कि राजू की कदकाठी से मिलते जुलते 10 राजू नाम के आदमियों को उठाकर ड्राइवर राम सिंह के पास ले जाती है क्योंकि वही राजू को पहचान सकता था। पर उन 10 लोगों में से कोई भी राजू नहीं था जिसकी दिल्ली पुलिस को तलाश थी। अब पुलिस फिर से आनंद विहार के उस बस अड्डे पर पहुंचती है और फिर वहां जितने भी राजू थे सभी को चेक करती है, मगर उन्हें वो राजू नहीं मिलता। इसके बाद जब पुलिस थोड़ी और तफ्तीश की तो पता चला कि अभी भी 2 राजू बचे हैं जिनको कि उन्होंने चेक नहीं किया और वह दोनों ही राजू बस सफ़र पर निकले हैं। उनमें से एक बस नोएडा की तरफ गई हुई है और दूसरी बस गुड़गांव की तरफ, और यह दोनों ही बस कुल सुबह वापस आएंगी। यह पता चलने के बाद अब पुलिस आनंद विहार के उस बस अड्डे पर रुक कर अगली सुबह का इंतजार करने लगी। उसके बाद सुबह होते ही, और उस दिन 21 दिसंबर 2012 की तारीख थी, और फिर सुबह जैसे ही हुई वह बस आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंची। पुलिस राजू को दबोच लेती है और जब उसे राम सिंह के पास लाया जाता है तो राम सिंह भी कंफर्म कर देता है कि यह वही राजू है जो उस रात 16 दिसंबर 2012 को बस में मौजूद था। और राजू के पास से वो मोबाइल भी मिला जो कि उस रात उन्होंने रामाधार नाम के व्यक्ति से छीना था।